हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 4, जिसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। और ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में तो आपका इंक्लूड है ही, इस चैप्टर में तो इसको समझना जरूरी है। बाकी जो नेशनल इनकम का चैप्टर है और भी कई चैप्टर्स में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या होता है, तो इसको हम समझना शुरू करते हैं। तो मूल्यह्रास सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्ति के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि है। इसको अगर आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी कोई हमारी स्थिर परिसंपत्ति होती है, यानी कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, तो उसको हम सामान्य जो यूज करते हैं, या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है जिसको हम आकस्मिक हानि बोलते हैं उसके कारण, या प्रत्याशित अप्रचलन के कारण। प्रत्याशित अप्रचलन को हम इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमें पता है कि इस कारण की वजह से उसकी मूल्य कम होगा ही होगा, तो उसको हम प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। तो इससे परिसंपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, यानी सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में जो हानि होती ही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। अब मूल्यह्रास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है कि स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य कितने का है और उसको उसका जीवन काल कितने का, यानी प्रत्याशित जीवन अवधि कितने की है। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई हमने मशीन खरीदी है 10 लाख की और वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल चलने वाली है, तो उसकी जो वैल्यू होगी हर साल 1 लाख रुपए कम होने वाली है। तो उसी को हम बोलते हैं मूल्यह्रास, यानी परिसंपत्ति के मूल्य में जो कमी आएगी वो सामान्य टूट फूट की वजह से, आकस्मिक हानि की वजह से या प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो परिसंपत्ति के मूल्य में कमी होगी, उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। और कैलकुलेट करना भी सिंपल है कि जो मशीनरी की वैल्यू है वो लेंगे ऊपर, एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए और 10 साल चलने वाली है, तो मूल्यह्रास कितना हो गया, 1 लाख रुपए, यानी कि इस मशीन की वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए से कम होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मूल्यह्रास को सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश करके, इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर हमें शुद्ध निवेश निकालना होता था तो शुद्ध निवेश निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर देते थे सकल निवेश में से, तो हमारा मूल्यह्रास निकल जाता था। ये क्लियर है, यानी शुद्ध निवेश को हमें निकालने के लिए सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। अगर अब हमें मूल्यह्रास निकालना तो सिंपल है कि हम सकल निवेश में से अगर हम शुद्ध निवेश को माइनस कर देंगे तो हमारा मूल्यह्रास आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड यानी कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष के बारे में बात करते हैं। तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं। इससे अभिप्राय उस कोष से है, कोष मतलब फंड से है, जहां पर हम पैसा जमा करते हैं, उस फंड से है जिसे उत्पादक पुनः स्थापन निवेश के लिए रखते हैं। पुनः स्थापन निवेश का मतलब होता है कि परिसंपत्तियों को फिर से लगाने के लिए, यानी कि जो बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, उसको फिर से बनाने के लिए, फिर से उसको स्टेब्लिश करने के लिए उसको पैसे को रखा जाता है, जमा किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मशीन की वैल्यू या बिल्डिंग की वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए कम हो रही है, तो उतना ही पैसा एक फंड में अलग से जमा किया जाता है कि जब उसकी वैल्यू लगभग खत्म हो जाएगी तो उस पैसे को यूज करके उस मशीन को दोबारा से खरीदा जा सके, बनाया जा सके। तो ये मूल्यह्रास की हानि को पूरा करने के लिए फंड्स या कोषों का प्रावधान करते हैं। यहाँ से हमें वो पैसा मिल जाता है, इससे हम मूल्यह्रास से जो हानि हो रही है परिसंपत्ति में उसको वापस मैनेज कर सकें, उस लॉस को पूरा कर सकें। आगे बात करते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था प्रत्याशित अप्रचलन और एक होता है अप्रत्याशित अप्रचलन, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बात करते हैं प्रत्याशित अप्रचलन के बारे में और इसके दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले अगर बात करें तो प्रत्याशित अप्रचलन में इससे अभिप्राय तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट है। यानी तकनीक की वजह से या किसी वस्तु की मांग में कमी होने की वजह से, परिवर्तन होने की वजह से जब स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन। यानी कि हमें पता होता है कि तकनीक चेंज होगी समय के साथ साथ। पहले आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आए, फिर उसके बाद एलईडी आया, तो टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज हो रही है। और जो
जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही तो पुराने वाली टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है, आज के टाइम में कोई भी बंदा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदता है, या अब जो इनका कलर टीवी है उनका अगर टीवी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो नया जो लेकर आते हैं वो आपका एलईडी ही लेकर आते हैं। और मांग में परिवर्तन, कि समय के साथ क्या होता है, वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोग पहले ज्यादातर जो पहना करते थे चमड़े वाले जूते ज्यादा पहना करते थे, अब ज्यादातर स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, या जो फैशनेबल शूज आज के टाइम में आते हैं उनको ज्यादा पहनते हैं। तो यानी प्रत्याशित आभूषण आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि तकनीक में चेंज होने से या किसी वस्तु की मांग में चेंज होने से जब स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य में गिरावट हो जाती है तो उसी को हम प्रत्याशित आभूषण कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं अप्रत्याशित आभूषण के बारे में। तो इससे अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदा जैसे आप जानते हैं बाढ़, भूकंप, आग लगना या आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट है। इनके कारण जब स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य कम हो जाता है प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी के कारण, तो इसको हम अप्रत्याशित आभूषण कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आगे बात करें तो ये मूल्य ह्रास का एक भाग है, यानी कि मूल्य ह्रास का एक हिस्सा है कि ये कमी आएगी पर स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में। ये मूल्य ह्रास का भाग नहीं है, पूंजीगत हानि को प्रकट करता है, यानी कि हमारा कैपिटल लॉस हो गया है कि हमारी जो किसी भी कारण जो परिसंपत्ति डैमेज हो जाएगी, आग लगने से, बाढ़ आने से, भूकंप आने से, तो हमारा वो कैपिटल लॉस होगा, पूंजीगत हानि होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्याशित आभूषण को मूल्य ह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यानी जो हमारा ये प्रत्याशित आभूषण होगा इसका हम जो अपना फंड बना के मूल्य आरक्षित कोष बनाकर उसको मैनेज कर सकते हैं कि इतना पैसा हर साल कम हो रहा है प्रत्याशित आभूषण के कारण, तो जब ये वैल्यू खत्म होगी तो हम नई मशीन ले आएंगे, तो इससे इसको मैनेज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अप्रत्याशित आभूषण को स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यानी कि हम इंश्योरेंस करा लेते हैं कि जब अगर कोई आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जो हमारा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग तथा पूंजीगत हानि, दोनों को हम समझते हैं ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। स्थिर पूंजी का उपभोग को ही मतलब मूल्य ह्रास को ही हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं, और पूंजीगत हानि के बारे में हमने बात करी थी, तो फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कि मूल्य ह्रास और पूंजीगत हानि में हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अगर पहले बात करें स्थिर पूंजी का उपभोग, तो इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर प्रयोग होने के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि है। आसान शब्दों में यानी कि जो हम स्थिर परिसंपत्ति को उत्पादन प्रक्रिया में यूज करते हैं लगातार, तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है, मूल्य में कमी आ जाती है, उसी को हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया था पीछे। और इसके बाद इसमें बात करें तो इससे अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी है जब वह प्रयोग नहीं किया जाते, यानी प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू कम हो सकती है। अब स्थिर पूंजी का उपभोग क्यों होता है, आपका यह मूल्य ह्रास क्यों होता है, तो इसके तीन कारण है, आपका सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित आभूषण, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में आगे बात करें तो इसमें हानि के कारण क्या होते हैं, पूंजीगत हानि लॉस कब होता है हमारा, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई इसकी वजह से, या आर्थिक मंदी के कारण। इसके बारे में बात करें, इसे मूल्य आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है, इसको मैनेज करते हैं मूल्य आरक्षित कोष के द्वारा, और इसको हम स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा यानी कि इंश्योरेंस के द्वारा इसको मैनेज करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टॉक और प्रवाह। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर अच्छे से समझिए और ध्यान से सुनिएगा। पहले हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। यानी स्टॉक क्या होता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर हम जब किसी चीज की वैल्यू या मूल्य हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यानी कि पूंजी का स्टॉक या मुद्रा का स्टॉक, यानी एग्जांपल के लिए कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, हम उसको रोजाना जाके चेक नहीं करते हैं, कभी जाके चेक कर लिया हमारे घर में कितना पैसा रखा है उसको हम डेली चेक नहीं करते हैं। जब भी हमने किसी भी एक बिंदु पर उठकर हमने देख लिया कितना पैसा हमारे पास है, तो ये एक निश्चित बिंदु पर हम चेक कर लेते हैं। और प्रवाह क्या होता है, प्रवाह समय की विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है, इसे प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है। प्रति इकाई समय अवधि का मतलब होता है कि हर घंटे हम चेक करते हैं, या हर दिन चेक करते हैं, या हर महीने चेक करते हैं, या हर साल चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हर हफ्ते कितना उत्पादन हो रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं, या फिर हमारा कितना हम 6 महीने में ब्याज दे रहे हैं, या हर महीने कितना ब्याज दे रहे हैं उसको हम देखते हैं, हमारी इनकम कितनी आ रही है हर महीने उसको हम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रवाह, यानी जिसको हम एक विशिष्ट अवधि में देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको डिफरेंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टॉक और प्रवाह में। पहले हम बात करें स्टॉक से अभिप्राय समय के बिंदु पर एक चर के मूल्य से, कि एक बिंदु पर किसी चर का मूल्य क्या है,
परवाह के बारे में बात करें तो आपका इससे अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है, यानी एक अवधि के दौरान चर का वैल्यू क्या है। चर यानी कि आपका कुछ भी हो सकता है, आपका मुद्रा हो सकती है, पूंजी हो सकती है, आय हो सकता है, व्यय हो सकता है, ब्याज हो सकता है। और स्टॉक का समय काल नहीं होता, यानी स्टॉक को हम किसी एक समय बिंदु पर नहीं देखते, बोले किसी एक विशेष बिंदु पर देखते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय काल नहीं होता कि हर हफ्ते, हर महीने या हर साल, ऐसा नहीं होता। इसे समय के विशेष बिंदु पर मापा जाता है। परवाह का समय काल होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह या प्रति वर्ष मापा जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, यानी स्टॉक से क्या होता है, प्रवाह हमारा प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुतः सेवाओं का प्रभाव भी उतना अधिक होगा, यानी हम जितनी ज्यादा पूंजी बिजनेस में लगाएंगे उससे उतना ही वस्तु सेवाओं का क्या होगा, उत्पादन होगा, वस्तु सेवाओं का प्रवाह होगा। इसके बाद हम इसमें बात करें तो प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, यानी आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, यानी इनकम जितनी हमें हर हफ्ते या हर महीने आएगी, लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होंगी, और आपको अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपकी कोई एडवाइस है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो आपके बगल में बेल आइकन है, इसको प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो आने वाली जो क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। विद दिस थैंक यू वेरी मच। मैं शानवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ, और हाँ, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको जरूर देखें। थैंक यू।